नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। जब रणवीर पहली बार अपने लिए निर्धारित महल में पहुंचे तो उन्होंने दूतपार्थ को एक संदेश भेजा। किसी भी तरह वह अभी भी आकाश ताइहुआंग संप्रदाय का एक शिष्य था। उसे आकाश ताइहुआंग संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों, बुजुर्गों और अन्य महत्वपूर्ण बातों से परिचित होना था। इस बीच 9 स्वर्ग अमर लोकों का 14वां सर्वोच्च ताओवाद गुट स्वर्ग हत्या संप्रदाय। एक बिना सिर वाला आदमी दरार से बाहर निकला। उसने जानवरों की खाल के चित्र पर अपनी मुट्ठियां तान दी और गहरी आवाज में कहा, कुलपति, हमारी जांच के अनुसार प्राचीन वर्जित शिदाओ जनजाति और स्वर्ग विकर्षित प्राचीन संप्रदाय तैयारी कर रहे थे। ये स्पष्ट है कि उन्हें विश्वास है कि रणवीर जल्द ही प्रथम अमर क्षेत्र की ओर अग्रसर होगा। जानवर की खाल खींचने वाले की आंखें ठंडी हो गईं, जबकि एक भयानक आभा उसके अंदर से फूट पड़ी। उन बदमाशों ने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज करने की हिम्मत की। सिरविहीन व्यक्ति ने कहा, कुलपति, क्या हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी? जानवर की खाल के चित्र ने ठंडे स्वर में कहा, हम हाल ही में बहुत ज्यादा चुप रहे हैं। अब हमें उन चालों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। उस राक्षस से कहो कि वह 10 दिनों में मुझे स्वर्ग विरोधी प्राचीन संप्रदाय के एक ताओ गुरु का सिर ला कर दे। स्वीकार करना। जानवर की खाल के चित्र ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, क्या प्रथम अमर क्षेत्र में अमर चक्र पर्वत ने कुछ किया है जब से रणवीर एक अद्वितीय शासक बन गया है? सिरविहीन आदमी ने कहा, अभी तक कुछ नहीं। जानवर की खाल वाला चित्र भौहें चढ़ा रहा था। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि वह आदमी अभी भी अमर चक्र पर्वत पर जीवित है। उसे जरूर पता होगा कि रणवीर ने अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। ऐसा लगता है कि वह अतीत में उस यंग मास्टर के खिलाफ गहरी दुश्मनी रखता था। जानवर छिपा ड्राइंग मुस्कुराया। परिस्थितियां उसके पक्ष में थीं, क्योंकि वह अभी केवल रणवीर को जीवित रखने की योजना बना रहा था। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह रणवीर से अनंत काल का पुष्प ले लेगा। फिर वह रणवीर की साधना को अपंग कर देगा और उसे हमेशा के लिए स्वर्ग हत्या संप्रदाय में बंद कर देगा। उसे अब रणवीर की हत्या करना अफसोस की बात लग रही थी। वह रणवीर को अमर चक्र पर्वत पर ले जाकर एक अलग ही नज़ारा देखने को मजबूर कर देगा। इसके अलावा उसके बड़े भाई की आत्मा और उपस्थिति भी काम आ सकती थी। उसे बस यही चिंता थी कि शायद वह आदमी रणवीर की तरफ हो। अब उसका नियंत्रण नहीं रहेगा। छठे अमर के रूप में वह प्रथम अमर की शक्ति से अच्छी तरह परिचित थे। ये बात फैलाओ, प्रथम अमर लोक में रहने वालों को बताओ कि वे योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। हमें रणवीर को जल्द से जल्द 9 स्वर्गों के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने का अवसर प्रदान करना चाहिए। एक और बात, सुप्रीम साउथ वर्ल्ड और वू शेन को तैयार रहने को कहो। उनसे कहो कि प्रथम अमर क्षेत्र में पहुंचने पर रणवीर की रक्षा करें। हम कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। वाक्य पूरा करने के बाद जानवर की खाल का चित्र हवा में गायब हो गया। वह पहले ही अभेद्य पवित्र देह के 60% पर महारत हासिल कर चुका था। अब वह रणवीर के 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बनने से पहले उसे पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए प्रथम अमर क्षेत्र में जा रहा था। 3 दिन बाद शांगक्सिंगटियन लघु अमर क्षेत्र। रणवीर ने सर्वोच्च गगन को एक संदेश देकर एक कमजोर विद्वान का वेश धारण किया। वह उस क्षेत्र पार अमर जहाज पर सवार हो गया जो उसके लिए तैयार किया गया था। लोक पार करने वाला अमर पात्र बाकी सभी से अलग था। वह पूरी तरह नीला था और उसकी चमक देखते ही बनती थी। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च लोक की अनेक आभाएं उसके भीतर गहराई से स्पंदित हो रही थीं। यहाँ तक कि प्रारंभिक अवस्था में एक अद्वितीय शासक भी इसे नुकसान पहुँचाने के लिए संघर्ष करेगा। आखिरकार पहला अमर लोक 9 स्वर्गों के अमर लोकों में सबसे पूर्वी छोर पर स्थित था। आगे का सफर लंबा और खतरनाक था, इसलिए सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक शक्तिशाली अमर जहाज जरूरी था। ऐसा कहा जा रहा है कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र में रहने वाले लोग छोटे अमर क्षेत्रों के बीच आवागमन के लिए आसानी से अपनी साधना पर भरोसा कर सकते हैं। रणवीर को जहाज पर सबसे अच्छा कमरा आवंटित किया गया था। यह आत्मा शोधन करने वाली दक्षिणी लकड़ी से बना था, जो दूसरों को अपनी दिव्य इंद्रियों या नेत्र तकनीकों से जासूसी करने से रोक सकता था।
रणवीर को अपनी पहचान उजागर होने की चिंता नहीं थी। वह पैर पर पैर रखकर बैठ गया और साधना करने लगा। वह जयेश, निधि और विनोद को बताने जा रहा था कि वह प्रथम अमर क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर रहा है, लेकिन जब दूत पार्थ ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी तो उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 5 दिन बाद उस अंधेरी असीम दरार के बीच, जहां दूर दूर तक रोशनियां टिमटिमा रही थीं, एक अमर जहाज ने अचानक एक भयानक आभा बिखेरी और एक अवरोध को बलपूर्वक तोड़ दिया। इसके बाद जहाज पर मौजूद हर साधक के कानों में लहरों के छींटे पड़ने की आवाज गूंज उठी। यहाँ तक कि अपने कमरे में बैठे रणवीर ने भी इसे जोर से और साफ सुना। युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें, सक्रिय हो जाओ। रणवीर की आंखें खुल गईं और उनके भीतर 2 सफेद लपटें टिमटिमा रही थीं। अमर जहाज के आगे एक धुंधला सुनहरा समुद्र था जिसका कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उसे चला रही हो। लहरें एक अद्भुत आभा के साथ जोरदार लहरें उठा रही थीं। साथ ही साधकों, हम पवित्र महासागर क्षेत्र में पहुंच गए हैं। हमें इसे बलपूर्वक पार करने की अनुमति नहीं है, इसलिए अब आप अकेले हैं। इसे पार करते ही आप प्रथम अमर क्षेत्र की सीमा पर पहुंच जाएंगे, जहाज को चला रहे सर्वोच्च स्वर्गीय अमर ने कहा। क्या हमें खुद ही सागर पार करना होगा? क्या आप हमें खुद पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, जबकि हमने इसके लिए इतने सारे अमर पत्थरों का भुगतान किया है? जहाज पर बैठे स्वर्ग के शीर्षस्थ अमर लोग अप्रसन्न थे। पवित्र महासागर क्षेत्र की चौंकाने वाली आभा को देखते हुए यदि वे बलपूर्वक इसे पार करने का प्रयास करते तो संभवतः वे स्वयं को खतरे में पाते। जहाज पर सवार 2 अद्वितीय शासकों ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे तेजी से समुद्र पार उड़ गए। बाकी स्वर्गीय अमरों के पास अपनी नाराजगी छुपाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक शीर्ष स्वर्गीय अमर रणवीर के कमरे के अंदर गया और अपनी मुट्ठियां एक साथ लाकर कहा, वरिष्ठ भाई रणवीर, आपको अपनी साधना के साथ सागर पार करने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन यदि आप एक ग्रे तूफान में ठोकर खाते हैं तो इसका सामना करने के बजाय पास के द्वीप पर शरण लेना याद रखें। जहाज पर सवार 3 शीर्ष स्वर्ग अमर दूत पार्थ के अधीनस्थ थे, इसलिए वे जानते थे कि रणवीर कौन था। ठीक, धन्यवाद। रणवीर ने अपनी मुट्ठियां एक साथ कस लीं, इससे पहले कि वह प्रकाश की किरण में बदल जाए और बादलों में गायब हो जाए। ये पवित्र महासागरीय क्षेत्र सचमुच मनमोहक है। समुद्र के पानी की प्रत्येक बूंद में एक अस्पष्ट इच्छा शक्ति छिपी है। मेरी दृष्टि तकनीक भी पानी में केवल 1000 झांक गहराई तक ही पहुंच पाती है। रणवीर ने अपने आसपास का नजारा देखते हुए धीरे से कहा। उसने अपनी आवाज स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में भेजी। तभी उसके मन में अचानक एक विचार आया। डूम, क्या तुमने पहले नहीं बताया था कि तुम पहले अमरलोक में आए थे? डूम थोड़ा अधीर होकर बोला, जरूर मैंने किया था, लेकिन मैं सिर्फ सीमा तक ही रुका था। मैं पहले अमर क्षेत्र से परिचित नहीं हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वह रणवीर को कभी नहीं बताएगा कि वह बाकी आदिम दुष्टों के साथ प्रथम अमरलोक में आया था। वे बेहद घमंडी थे, जो भी उनके सामने आता उसे मार डालते थे। उन्होंने 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता को अपमानित किया और इस वजह से लगभग मर ही गए। तब से वह प्रथम अमर लोक से आहत था। उसने उसमें कदम रखने की हिम्मत नहीं की। रणवीर ने कंधे उचका दिए। उसने पूछने की जहमत नहीं उठाई। यात्रा के दौरान रणवीर का सामना कई समुद्री जीवों से हुआ। उनमें से ज्यादातर पृथ्वी अमर लोक और स्वर्ग अमर लोक पहुंच चुके थे। कुछ तो अद्वितीय शासक लोक तक भी पहुंच गए थे। इसके अलावा उनमें बुद्धि का कोई नामोनिशान नहीं था। उनकी एकमात्र प्रवृत्ति क्रूरतापूर्वक हत्या करना थी। इसके अलावा पवित्र महासागर क्षेत्र का मौसम लगातार बदल रहा था। अभी कुछ देर पहले तक मौसम साफ और धूप वाला हो सकता था, लेकिन फिर तेज बिजली कड़कने से आसमान काला हो जाता। रणवीर को अंततः समझ में आया कि रक्त नेत्र वाले पृथ्वी अमर ने ये क्यों कहा था कि प्रथम अमर क्षेत्र में पले बड़े लोगों के अलावा केवल अद्वितीय शासक ही वहां जाने की जहमत उठाएंगे। इसका कारण ये था कि साधारण स्वर्ग के अमर लोग यहाँ के खतरे से बहुत आसानी से मर जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि समुद्र के पार विभिन्न आकार के द्वीप थे, जिन पर कई महल बने हुए थे। रणवीर अचानक लहरों पर अपने रास्ते में रुक गया। उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या ये धूसर तूफान है? कुछ क्षण बाद रणवीर ने देखा कि उसकी दृष्टि के अंत की ओर हवा के कई झोंके एकत्रित हो रहे थे, जो एक बड़े तूफान में बदल गए थे, जिसने आगे समुद्र को घेर लिया था। हालांकि यह अजीब था कि वह तूफान से भारी दबाव महसूस कर रहा था,
जबकि तूफान बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। इतनी दूर होने के बावजूद इसका दबाव बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसमें फंस गया तो मुझे खुद को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह आगे उड़ता रहा। क्या वह एक द्वीप है? जल्द ही उसे एक द्वीप दिखाई दिया जो कछुए के आकार का था और समुद्र पर मजबूती से खड़ा था। तेज लहरों के बावजूद वह स्थिर था। द्वीप पर 100 से अधिक किसान थे तथा सभी दिशाओं से और भी अधिक किसान वहां आ रहे थे। छोड़ो, मैं अभी द्वीप पर घूमकर आता हूँ। रणवीर ने द्वीप पर डोजो की ओर उड़ान भरने से पहले एक क्षण सोचा। जैसे ही वह उतरा, एक किसान दूर से आया और अधीरता से बोला, 1,00,000 अमर पत्थर का भुगतान करो और तुम 3 दिनों तक द्वीप पर रह सकते हो। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। उसे अभी भी भुगतान करना था। 1,00,000 अमर पत्थर कोई छोटी रकम नहीं थी। यहाँ तक कि प्रथम अमर क्षेत्र तक जाने वाले क्षेत्र पार अमर जहाज पर भी प्रत्येक यात्री को केवल 50,000 अमर पत्थरों की लागत आती है। रणवीर के कुछ बोलने से पहले ही एक जोरदार चीख सुनाई दी, ये द्वीप किसी का नहीं है। तुम्हें लोगों से अमर रत्न मांगने का अधिकार किसने दिया? रणवीर ने बात कर रहे व्यक्ति की ओर देखा। वह 8वीं परत के स्वर्ग अमर क्षेत्र का एक मध्यम आयु वर्ग का विद्वान था, जिसका आभामंडल धार्मिक था। अधेड़ उम्र के विद्वान के सामने नीले लंबे वस्त्र पहने एक और साधक खड़ा था। उसकी साधना केवल 5वीं परत वाले स्वर्ग अमर लोक में थी। नीले वस्त्रधारी साधक को अधेड़ विद्वान के इस विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरा धैर्य सीमित है। मैं तुम्हें अपना फैसला लेने के लिए सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूँ। अधेड़ उम्र के विद्वान ने हाथ हिलाकर दृढ़ता से कहा, मुझे 5 सेकंड की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 1,00,000 अमर पत्थर तो बिल्कुल नहीं दूंगा। नीले वस्त्रधारी साधक के बोलने से पहले ही दूर से एक तेज आवाज आई, साधक कृपया शांत हो जाए। आइए शांति से बात करें। सुनहरे कवच पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके चेहरे पर कनखजूरे जैसा निशान था, वह आसमान से उतरा था और उसकी उपस्थिति अद्भुत थी। प्रारंभिक अवस्था में यह एक अद्वितीय शासक था। नमस्कार द्वीप स्वामी। नीले वस्त्रधारी साधक और रणवीर के सामने खड़ा साधक तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान की अभिव्यक्ति डूब गई। क्या अब वे हिंसा का प्रयोग करने जा रहे थे? साधक, यह एक गलतफहमी है। ये द्वीप वास्तव में एक दावा की गई संपत्ति है और अब यह मेरा है। हालांकि मैंने इसे जबरदस्ती नहीं लिया। रहस्यमय खंडहरों ने इसे मुझे प्रदान किया है। द्वीप स्वामी मुस्कुराया, साधक, हो सकता है कि आप पहली बार प्रथम अमर क्षेत्र में आए हों, इसलिए आपको शायद ये पता न हो कि रहस्यमय खंडहर प्रथम अमर क्षेत्र की सीमा पर स्थित सबसे शक्तिशाली गुटों में से एक है। पवित्र महासागर क्षेत्र भी उनके अधिकार क्षेत्र में है। इसके अलावा रहस्यमय खंडहरों ने पवित्र महासागर क्षेत्र में कई द्वीप अलग अलग लोगों को दिए हैं। स्वर्ग के सभी अमर और अद्वितीय शासक जो इन द्वीपों पर आते हैं, उन्हें नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा आपको रहस्यमय खंडहरों का अनादर करने वाला माना जाएगा। द्वीप के स्वामी ने अपनी उंगली से एक दिशा दिखाई। अधेड़ विद्वान और रणवीर दोनों ने उसका अनुसरण किया। उन्होंने दूर सड़क पर एक आकृति देखी। उस व्यक्ति से एक तेज आभा निकल रही थी। यह महान सफलता के चरण में एक अद्वितीय शासक था। तो दोस्त, 1,00,000 अमर रत्न देना यहाँ के नियमों का हिस्सा है। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। द्वीप स्वामी ने शांतिपूर्वक अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। देखो, ये सचमुच एक गलतफहमी थी। मुझे उम्मीद है कि द्वीप स्वामी और यह व्यक्ति मेरे दुर्व्यवहार को माफ कर देंगे। मैं अभी अमर रत्न चुका दूंगा। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने शर्मिंदगी भरी नजर से एक भंडारण बैग निकाला। साधक, आपने फिर गलतफहमी जताई है। आपको मेरे शिष्यों को केवल 1,00,000 अमर रत्न देने होंगे, लेकिन अगर मैं मांग रहा हूं, तो आपको इसके बदले 2,00,000 अमर रत्न देने होंगे। द्वीप स्वामी मुस्कुराता रहा। नीले वस्त्रधारी साधक और रणवीर के सामने खड़े साधक के चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान थी। सड़क पर मौजूद किसानों ने ये जानकर अपना सिर हिलाया कि क्या हो रहा है। द्वीप का स्वामी ऊपर से भले ही मिलनसार दिखता हो, लेकिन अंदर से वह बेहद चालाक था। उनमें से कई लोग उसके झांसे में भी आ गए थे। 2,00,000 अमर पत्थर। अधेड़ उम्र के विद्वान के चेहरे पर भाव बदल गए। वह तो बस एक दुष्ट साधक था जो लोगों को लूटने जैसी शरारतें नहीं करता था। उसके पास तो बस 2,00,000 अमर रत्न ही थे। मुझे लगता है कि 2,00,000 अभी भी बहुत सस्ते हैं। तुम्हें इसके बदले मुझे 3,00,000 देने होंगे।
द्वीप मालिक की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आप स्पष्ट रूप से मुझ पर निशाना साध रहे हैं। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं नहीं नहीं, द्वीप स्वामी ने हाथ हिलाकर कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। मैं यहाँ द्वीप स्वामी हूँ, इसलिए नियम मैं अपनी मर्जी से तय कर सकता हूँ। बस यही है। हाँ, अब तुम्हें मुझे 4 लाख अमर पत्थर देने होंगे। अगर आपके पास पर्याप्त अमर रत्न नहीं है तो आप अपनी चीजें भी बेच सकते हैं। बेशक, अगर आप पैसे देने को तैयार नहीं हैं, तो मेरे पास आपको द्वीप छोड़ने और आत्माभक्षी तूफान का स्वाद चखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अधेड़ उम्र के विद्वान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसकी दृष्टि में समुद्र और आकाश को जोड़ने वाला धूसर तूफान प्राचीन जीवों के ज्वार की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। वह द्वीप के बेहद करीब था। वह उसके सामने खुद को छोटा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान का चेहरा और भी पीला पड़ गया। हालांकि वह पहली बार प्रथम अमर लोक में आया था, फिर भी वह अच्छी तरह जानता था कि आत्माभक्षी तूफान कितना घातक है। यहाँ तक कि प्रारंभिक अवस्था या महान सफलता अवस्था में कुछ अद्वितीय शासक भी बलपूर्वक उसका प्रतिरोध करने के बाद भी कुछ नहीं बचा था उसके जैसे 8वीं परत वाले स्वर्गीय अमर की तो बात ही छोड़ दीजिए। उस आदमी की प्रतिक्रिया देखकर द्वीप स्वामी ने आगे कुछ नहीं कहा। वह रणवीर की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, साधक, तुमने अमर रत्नों का भुगतान भी नहीं किया है ना? चूंकि तुम कोई तमाशा नहीं कर रहे थे, इसलिए तुम्हें केवल 3,99,999 अमर रत्नों का भुगतान करना होगा। रणवीर शांत रहा। वह उन लोगों से बेहद नफरत करते थे जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह लड़ाई शुरू करने वाला था। आखिरकार द्वीप का स्वामी वास्तव में द्वीप का प्रभारी था। ये तब भी नियम का हिस्सा था, भले ही वह 10 लाख अमर रत्न मांग रहा हो। मैं मध्यम आयु वर्ग का विद्वान कांप रहा था। चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसके पास इन परिस्थितियों में अपने अमर पत्थरों और 2 मूल्यवान कलाकृतियों को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जीवित रहना अधिक महत्वपूर्ण था। साधक, भाग्य ने हमें एक साथ ला दिया है। तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें आत्माभक्षी तूफान से पार पाने में मदद करूंगा, रणवीर ने शांत मुस्कान के साथ कहा। उसे अधेड़ उम्र के विद्वान का व्यक्तित्व पसंद आया। हालांकि द्वीप के स्वामी, मध्यम आयु वर्ग के विद्वान और सड़क पर मौजूद किसान ये शब्द सुनकर चौंक गए। कुछ देर बाद वे सब जोर से हंसने लगे। हा, उस आदमी ने अभी क्या कहा? क्या उसने दावा किया कि वह आत्माभक्षी तूफान को पार कर सकता है? ये कैसा मूर्ख है। यहाँ तक कि एक सर्वोच्च अद्वितीय शासक के पास भी आत्माभक्षण करने वाले तूफान को बलपूर्वक पार करने का केवल 50% मौका होगा, और यह भी नहीं कि वह अपने साथ एक अन्य व्यक्ति को भी ला रहा था। तस्क, इस आत्माभक्षी तूफान ने अनगिनत विशेषज्ञों के अवशेषों को निगल लिया है, फिर भी इतने सारे लोग हर साल खुद को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सड़क पर खड़े किसान तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए कहा, कृषक, यह आत्माभक्षी तूफान। उसकी बात पूरी होने से पहले ही द्वीप के स्वामी ने तिरस्कार भरे स्वर में बीच में ही टोक दिया, यदि तुम उसे साथ लेकर आत्माभक्षी तूफान को पार कर सको तो मैं तुम्हें 10 लाख अमर पत्थर दूंगा। रणवीर ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, क्या आप गंभीर हैं? द्वीप स्वामी ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और मुस्कुराते हुए कहा, मैं द्वीप स्वामी हूँ, जाहिर है मैं गंभीर हूँ। हालांकि अगर तुमने अपना मन बदल लिया तो तुम्हें मेरे द्वीप पर शरण लेने के लिए 10 लाख अमर पत्थर देने होंगे। सौदा। रणवीर अपना समय और बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अधेड़ उम्र के विद्वान को पकड़ लिया और आत्माभक्षी तूफान की ओर उड़ चला। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी सी नाव पूरे समुद्र से टकरा रही हो। उनके बीच का अंतर साफ दिख रहा था। द्वीप स्वामी और द्वीप पर रहने वाले किसान एक बार फिर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुबला पतला विद्वान इतना निर्णायक कदम उठाएगा। हा, साथी साधकों, बस इंतजार करो और देखो। एक बार जब वे आत्माभक्षी तूफान के करीब पहुंच जाएंगे तो वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे जल्द ही द्वीप पर लौट जाएंगे। द्वीप स्वामी जोर से हंस पड़ा। कई किसान भी उनसे पूरी तरह सहमत थे। यद्यपि द्वीप का स्वामी अपने पद का लाभ उठाकर आगंतुकों से अत्यधिक प्रवेश शुल्क की मांग कर रहा था, फिर भी उनके लिए उनका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। भीड़ की निगाहों के सामने दोनों आकृतियां तेजी से आत्माभक्षी तूफान के पास पहुंच गईं। वे करीब आ रहे हैं।
कई किसानों की नज़रें उन दो आकृतियों पर टिकी थीं। यहाँ तक कि कुछ अद्वितीय शासक भी इस बात से आश्चर्यचकित थे। मैं खत्म हो गया। अधेड़ उम्र के विद्वान ने अपने सामने अनगिनत धूसर पवन तरंगों का जबरदस्त जोर महसूस किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह डर के मारे कांपने लगा। उसने पहले इस तूफान के बारे में केवल अफवाहें ही सुनी थीं, लेकिन जब वह इसके काफी करीब पहुंचा तो उसे पता चला कि यह वास्तव में कितना भयावह था। वह तूफान के अंदर टुकड़ों में बिखरने से पहले 30 सांसों से अधिक नहीं टिक सका। उसे पार करना तो दूर की बात थी, टकराना। रणवीर के शरीर से एक जबरदस्त आभा फूट पड़ी और सभी दिशाओं में फैल गई। दाव पिघलने वाली अमर लपटों का ड्रैगन। झुलसती हुई सफेद लपटों ने रणवीर और मध्यम आयु वर्ग के विद्वान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे तूफान में झपटने वाले अजगर में बदल गए। बैंग 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 विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। हालांकि हवा के ब्लेड की असाधारण ताकत के बावजूद वे आग की लपटों से तेजी से जलकर राख हो गए। वह एक अद्वितीय शासक है। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान आग की लपटों के बीच चकित थे। महान सफलता के चरण में एक अद्वितीय शासक। वह दुबला पतला छात्र सचमुच एक अधिकारी है। उनके अलावा द्वीप स्वामी और कुछ अन्य साधक भी अविश्वास में थे। हालांकि वे आमतौर पर किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं करते, लेकिन रणवीर का रूप और उसकी उपस्थिति बहुत कमजोर थी। वह किसी विशेषज्ञ से कोसों दूर लग रहा था। इसके अलावा भले ही रहस्यमय खंडहरों द्वारा नियुक्त द्वीप स्वामी को प्रवेश शुल्क अपनी इच्छानुसार निर्धारित करने की अनुमति थी, लेकिन महान सफलता चरण में एक अद्वितीय शासक उसे अनदेखा कर सकता था। द्वीप स्वामी अद्वितीय शासक को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, भले ही वह एक भी अमर रत्न न चुकाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह आत्माभक्षी तूफान को बलपूर्वक पार करने का साहस करता है। कई साधकों ने आश्चर्य से कहा, उन्होंने दुबले पतले विद्वान को बहुत कम आंका था। हंफ, तो क्या हुआ अगर वह महान सफलता चरण में एक अद्वितीय शासक है? आत्माभक्षण तूफान ने महान सफलता चरण में भी कई अद्वितीय शासकों को मार डाला है। द्वीप स्वामी ने अप्रसन्न भाव से सोचा। उसे उम्मीद थी कि रणवीर ने उसकी क्षमताओं को ज्यादा और आत्माभक्षी तूफान के खतरे को कम करके आंका होगा, इसलिए रणवीर बेतहाशा आगे बढ़ता रहेगा। अगर वह तूफान के केंद्र तक पहुंच भी गया तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। बैंग 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 भयानक आत्माभक्षी तूफान आगे बढ़ता रहा और जल्द ही पूरे द्वीप को निगल गया। द्वीप के ऊपर एक प्राचीन चमक दिखाई दे रही थी, जो उसे भयंकर हवा के झोंकों से बचा रही थी। द्वीप पर मौजूद किसान पूरी तरह सुरक्षित थे, सिवाय भारी दबाव के। उन्होंने अपनी नजरें उठाकर आगे की ओर देखा। उन्होंने महान सफलता के चरण में अद्वितीय शासकों द्वारा आत्माभक्षी तूफान को बलपूर्वक पार करने की कोशिशों के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, हालांकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वे इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे। इसके अलावा यदि वे भाग्यशाली रहे तो यदि वह तूफान में गिर भी गया तो वे उसके सामान को सुरक्षित रख सकेंगे। युद्ध दाव अमर पांडुलिपि सांकिंग रहस्यमय शास्त्र। रणवीर ने एक साथ 2 दाव खोज कलाओं का प्रदर्शन किया तथा पवन ब्लेडों को निष्प्रभावी करने के लिए एक विशाल कृपाण क्षेत्र का निर्माण करने के लिए अनगिनत कृपाण शक्तियों का प्रयोग किया। हालांकि जैसे जैसे रणवीर तूफान के केंद्र के करीब पहुंचता गया, न केवल हवा के ब्लेडों की संख्या बढ़ती गई, बल्कि उनकी ताकत भी बढ़ती गई। उसने जो कृपाण क्षेत्र छोड़ा था वह 2 सेकंड में ही ढह गया। उसकी दाव पिघलने वाली अमर लपटें भी लुप्त होने लगीं। यह आदमी महान सफलता चरण में कोई साधारण अद्वितीय शासक नहीं है, लेकिन आत्माभक्षी पवन बहुत तेज है। वह आगे जाने की जहमत नहीं उठाएगा। वह खुद को मरवाने के बजाय यहीं वापस आ जाएगा, द्वीप पर एक अद्वितीय शासक ने कहा। अन्य किसानों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर भी कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। यहाँ तक कि यदि महान सफलता चरण में एक अद्वितीय शासक ने आत्माभक्षण तूफान से पीछे हटने का फैसला किया तो भी यह उनका सम्मान अर्जित करने के लिए पर्याप्त था। द्वीप स्वामी की अभिव्यक्ति लगातार बदलती रही। रणवीर का दाहिना हाथ अचानक स्वर्ग विनाशक कृपाण में बदल गया। उसके शरीर की अमर शक्ति बेचैन हो उठी और उसने कृपाण की एक चमकदार चमक छोड़ी। वह धूसर तूफान में पूरी तरह से उभर कर सामने आ गई। वाह! उसने जबरन रणवीर के सामने एक रास्ता खोल दिया। रणवीर बिना किसी हिचकिचाहट के तूफान के केंद्र में कदम रख दिया। यह द्वीप पर मौजूद किसान हैरान रह गए। अद्वितीय शासकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। महान सफलता चरण में कई अद्वितीय शासक आत्माभक्षी तूफान में गिर गए,
इसलिए नहीं कि वे अति आत्मविश्वास में थे, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए कि उनके पास शरण लेने के लिए कोई द्वीप नहीं था, इसलिए उनके पास तूफान का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि वह व्यक्ति द्वीप पर वापस लौट सकता था, फिर भी उसने खुद को मारना क्यों चुना? हा, कितना भोला है। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि अब वह कैसे मरेगा। द्वीप स्वामी हंस पड़ा। तूफान का केंद्र बाहरी परतों से बिल्कुल अलग है। मेरे लिए यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाहरी परतें मुझे सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। मैं आखिरकार दाव के वृक्ष की शक्ति का परीक्षण कर सकता हूँ। विनाशकारी शक्ति से घिरे रणवीर के बाल उड़ गए। उसने एक प्रहार से अधेड़ विद्वान को बेहोश कर दिया। दाव के वृक्ष, मुक्त हो जाओ। रणवीर की दहाड़ के बाद उसके पीछे एक तेज चमक उठी और साथ में एक विशाल वृक्ष भी शानदार ढंग से उभरा। वह आकाश में उड़ गया और उससे 10,000 ली की दूरी पर स्थित दरार को चकनाचूर कर दिया। एक अवर्णनीय शक्ति बेतहाशा फैल गई। टकराना। आकाश में एक भयानक विस्फोट हुआ, मानो अभी अभी उसे कोई जबरदस्त झटका लगा हो। इसके बाद एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। विशाल वृक्ष ने तूफान के केंद्र की शक्ति को दबा दिया। हवा के थपेड़े उसके और करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। द्वीप पर मौजूद साधक तूफान के बीच मजबूती से खड़े एक रंगीन चमक को ही देख पा रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रणवीर क्या चाल चल रहा था। फिर भी इस दृश्य ने ही अद्वितीय शासकों को खड़ा कर दिया तथा द्वीप के स्वामी और बाकी साधकों को बहुत आश्चर्य में डाल दिया। वह ठीक है। पूरा द्वीप शांत हो गया। हर किसान बिल्कुल अचंभित था। ये तथ्य कि वह आत्माभक्षी तूफान के केंद्र में अपनी जगह पर खड़ा रहने में सक्षम है, वह एक दुर्जय गुट से एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। एक अद्वितीय शासक ने अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए कहा, केवल महान सफलता चरण में एक अद्वितीय शासक जो कभी एक असाधारण प्रतिभाशाली था, ऐसी आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल करने में सक्षम था। एक असाधारण प्रतिभा। द्वीप के स्वामी का दिल धड़क उठा। महान सफलता चरण में एक अद्वितीय शासक उसे थोड़ा डरा सकता था, लेकिन उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि रहस्यमय खंडहरों के साथ भी उसके कुछ संबंध थे। हालांकि महान सफलता चरण में एक अद्वितीय शासक जो एक असाधारण प्रतिभाशाली भी था, स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता था। जब उसे याद आया कि उसने दुबले पतले विद्वान से क्या कहा था, तो उसका माथा ठंडे पसीने से भर गया। गर्जन। अचानक आसमान में एक भयानक विस्फोट हुआ। अनगिनत ग्रे पवन कृपाण एक असामान्य बल द्वारा एकत्र किए गए थे, जिसने जल्द ही 1,00,000 झांग से अधिक लंबे विशाल ड्रैगन का आकार ले लिया। विशालकाय अजगर क्रूर रूप और रक्त रंजित आंखों के साथ रणवीर को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। उसके शरीर से एक प्रबल विनाशकारी आभा फूट पड़ी। द्वीप पर रहने वाले लोग भी इसे महसूस कर सकते थे। रणवीर आश्चर्यचकित हो गया। ड्रैगन कहाँ से आया? आत्माभक्षी ड्रैगन। एक आत्माभक्षी ड्रैगन प्रकट हुआ है। द्वीप पर एक अद्वितीय शासक ने अचानक कहा। पवित्र महासागर क्षेत्र में प्रतिदिन अनगिनत आत्माभक्षी तूफान आते थे और उनमें से कुछ उसमें निहित ऊर्जा के कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण आत्माभक्षी ड्रैगन को जन्म देते थे। प्रत्येक आत्माभक्षक ड्रैगन एक सर्वोच्च अद्वितीय शासक के बराबर था, खासकर जब उनकी शक्ति अनगिनत धूसर पवन कृपाणों से बढ़ जाती थी। यहाँ तक कि एक सर्वोच्च अद्वितीय शासक भी उसके विरुद्ध संघर्ष कर सकता था। दहाड़, दहाड़, दहाड़। अचानक 3 चौंकाने वाली दहाड़ें सुनाई दी। तूफान के ऊपर धूसर पवन कृपाण एक बार फिर एकत्रित हो गए और 3 विशाल ड्रैगन में बदल गए। 4 विशालकाय ड्रैगन ठंडी आंखों और विनाशकारी आभा के साथ तूफान के ऊपर मंडरा रहे थे, मानो वे पहले तूफान के बीच एक और तूफान में शामिल होने वाले हों। 4 द्वीप के स्वामी और किसान अचंभित रह गए। उनके शरीर कांपने लगे, यहाँ तक कि अद्वितीय शासकों के चेहरे भी पीले पड़ गए थे। 4 आत्माभक्षी ड्रैगन। केवल एक असाधारण प्रतिभा जो शिखर पियरलेस रूलर दायरे या 9 स्वर्गों के सर्वोच्च दायरे तक पहुंच चुकी हो, संभवतः उनके खिलाफ खड़ा हो सकती है। वह आदमी बहुत खतरे में है, एक अद्वितीय शासक ने आह भरते हुए कहा। अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। द्वीप का स्वामी जब होश में आया तो बहुत खुश हुआ। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी इतना बदकिस्मत होगा कि उसे एक साथ 4 आत्माभक्षी ड्रैगन का सामना करना पड़ेगा। भले ही वह व्यक्ति असाधारण क्षमताओं वाला एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी अंत में उसकी मृत्यु होनी ही थी। यदि वह भाग्यशाली होकर बच भी गया तो भी अपनी अंतिम सांस तक उसे गंभीर चोटें लगी रहेंगी। शायद यह मेरे लिए एक मौका है।
द्वीप के स्वामी की आंखें चमक उठीं जब उनके मन में एक विचार आया। एक असाधारण प्रतिभा के पास बहुत सारी मूल्यवान चीजें होनी चाहिए। अगर उसे असाधारण प्रतिभा पर घात लगाने का मौका मिल जाए जब वह गंभीर रूप से घायल हो। दिलचस्प, रणवीर के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। आकाश में तैरते हुए दाव वृक्ष के पत्ते हवा के अभाव के बावजूद हिलने लगे, जिससे एक जबरदस्त बल निकला। चारों विशालकाय ड्रैगन चीखे और अपने पंजे बाहर निकाल लिए। बैंग बैंग बैंग, सभी दिशाओं से हवा के भयानक झोंके आए, जिससे पवन तलवारें टुकड़े टुकड़े हो गईं। हालांकि चारों विशाल ड्रैगन काफी शक्तिशाली थे, फिर भी वे दाओ वृक्ष की विनाशकारी शक्ति के सामने बहुत कमजोर थे। 5 सांसों में ही उनके सिर टूटने लगे। उनके शरीर भी टुकड़ों में टूट रहे थे क्योंकि वे अनगिनत घावों से ढके हुए थे। हालांकि धूसर पवन कृपाण एक बार फिर लौट आए और ड्रैगन को पल भर में पूरी तरह से ठीक होने में मदद की। उनकी आंखें ठंडी हो गईं। आत्मा भक्षी तूफान उन्हें ऊर्जा देता रहता है। भूल जाओ, अब उनसे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। रणवीर ने दाव का पेड़ वापस ले लिया। उसने सफेद नीला फूल खोला और आगे उड़ गया। चारों विशालकाय ड्रैगन में भले ही चेतना न हो, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि का स्तर कम था। जब उन्होंने उस फूल को देखा जो उनके शल्क के एक टुकड़े से भी छोटा था, तो उनकी आंखें घृणा से चमक उठीं। वाह! एक ड्रैगन ने लापरवाही से अपना पंजा घुमाया। अन्य तीनों ने अपनी पूंछ हिलाई और 3 दिशाओं से रणवीर पर हमला करने की तैयारी करने लगे। उस आदमी की साधना उनकी उम्मीद से परे थी। हालांकि उसी क्षण एक चौंकाने वाला दृश्य घटित हुआ। चारों ड्रैगन अकड़ गए जब उन्होंने अनंत काल के फूल की आभा को महसूस किया। उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उनके शरीर टुकड़ों में टूटने लगे और बिखरने लगे, इससे पहले कि उन्हें समझ आता कि क्या हुआ। आत्मा भक्षी तूफान की ऊर्जा ने उन्हें और अधिक उबरने में मदद नहीं की। इसके ऊपर आत्मा भक्षी तूफान टूटने लगा। रणवीर ने तुरंत अनंत काल के फूल को अपने शरीर में वापस खींच लिया। फूल की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अगर यह और देर तक रुका तो पूरा आत्मा भक्षी तूफान भी नष्ट हो सकता था। ये द्वीप के लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाली बात होगी। आखिरकार शुरुआती चरण में 9 स्वर्गों के सर्वोच्च को भी आत्मा भक्षी तूफान पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा। वे चले गए। अद्वितीय शासकों, द्वीप स्वामी और साधकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। वे 4 आत्मा भक्षी ड्रैगन थे। वह दुबला पतला विद्वान तो केवल महान सफलता चरण का एक अद्वितीय शासक था। उसने अकेले ही उन सबको कैसे हरा दिया। सबसे खास बात यह थी कि यह प्रक्रिया सिर्फ 50 सांसों से भी कम समय तक चली। वह आत्मा भक्षी ड्रैगन को इतनी आसानी से हरा पाया। द्वीप पर एक बार फिर शांति छा गई। तूफान लगातार आगे बढ़ता रहा। कुछ ही पल बाद तूफान द्वीप को पूरी तरह से पार कर आगे बढ़ गया। रणवीर ने तूफान का सफलतापूर्वक विरोध किया। वह भीड़ की निगाहों के सामने द्वीप पर लौट आया। द्वीप स्वामी, क्या आपके लिए अपना वादा निभाने का समय नहीं आ गया है? रणवीर ने शांति से कहा। वरिष्ठ सुप्रीम, कृपया मुझे चमगादड़ की तरह अंधा होने के लिए क्षमा करें। द्वीप स्वामी ने झुककर पीले चेहरे के साथ माफी मांगी। अन्य लोगों ने भी रणवीर को सम्मानपूर्वक देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह मान लिया था कि रणवीर 9 स्वर्गों की सर्वोच्च देवी हैं। हालांकि वह केवल कम प्रोफाइल रखने के लिए महान सफलता चरण में एक अद्वितीय शासक होने का नाटक कर रहा था। तुमने मुझे नाराज नहीं किया, फिर माफी क्यों मांग रहे हो? रणवीर ने भौहें चढ़ाईं और हाथ हिलाया। उसने कहा, छोड़ो, मैं तुमसे 10 लाख अमर रत्न नहीं मांग रहा। बताओ, तुमने पहले जिन रहस्यमय खंडहरों का जिक्र किया था, वे किस तरह के गुट हैं? द्वीप स्वामी चौंक गया। उसने शुरू में सोचा था कि रणवीर उसे सबक सिखाएगी, लेकिन उसने तो बस एक साधारण सा सवाल पूछ लिया। जब उस आदमी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया तो रणवीर ने कहा, क्या ये नहीं है? द्वीप स्वामी ने अपने विचारों को समेटते हुए अचानक कहा, हाँ बिल्कुल। सीनियर, आप पहली बार प्रथम अमर क्षेत्र में आए होंगे, है ना? हो सकता है कि मैं शेष प्रथम अमर क्षेत्र से परिचित न हूँ, लेकिन मैं इसकी सीमा अच्छी तरह जानता हूँ। प्रथम अमर लोक की सीमा बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। यह अन्य अमर लोकों के आकार का लगभग आधा है, जिनमें अनगिनत शहर और निषिद्ध भूमियां हैं। अन्य अमर लोकों के दुर्जय गुटों ने भी यहाँ अपने अड्डे बना लिए हैं और कई विशेषज्ञ यहाँ आकर बस गए हैं। ये काफी जटिल है।
सबसे अधिक ध्यान देने योग्य 5 गुट हैं रहस्यमय खंडहर, फीनिक्स ब्लेज पथ, अमरता चक्र संप्रदाय, हजार दानव संप्रदाय और लुओइन प्राचीन मंदिर। इनमें से प्रत्येक गुट पर 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शासक का शासन है। उनकी शक्ति और संसाधन भले ही 14 सर्वोच्च ताओवादी गुटों के बराबर न हो, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। प्रथम अमर क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने काफी समय तक मानसिक रूप से तैयारी की थी, फिर भी उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रथम अमर क्षेत्र की सीमा पहले से ही इतनी असाधारण थी। मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो, रणवीर ने कहा। यह उनके लिए प्रथम अमर क्षेत्र से परिचित होने का एक बड़ा अवसर था। जरूर, प्रथम अमर क्षेत्र की सीमा वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, द्वीप स्वामी ने ईमानदारी से कहा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक तेज आवाज हुई, जिसके बाद लगभग 30 झांग लंबा और काली लपटों से ढका एक लंबा भाला बड़ी ताकत के साथ द्वीप की ओर उड़ता हुआ आया। किसान आश्चर्यचकित थे, उनके हृदय खतरे की तीव्र भावना से भर गए थे। भाला अत्यंत शक्तिशाली था, उनके जैसे स्वर्गीय अमर लोग इसका प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। रणवीर ने अपनी भौहें उठाईं और हाथ हिलाया। उसने अपनी तलवार का जोरदार प्रहार किया और लंबे भाले को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद आगे से एक जानवर की चीख की आवाज आई। दरार से लहरें उठती दिखाई दी, जब एक प्राचीन नाव जो लाल रेखाओं से ढकी हुई थी, दाव की चमक छोड़ती हुई दरार से बाहर निकल गई। इसकी ऊंची मजबूत पाल पर हल्के सुनहरे फीनिक्स की नक्काशी थी जो चकाचौंध कर देने वाली थी। रणवीर ने अपनी नजर उठाई। वह प्राचीन नाव एक ताओ अस्त्र थी जिसमें एक अस्त्र आत्मा थी। वह अत्यंत मूल्यवान थी। नाव पर 36 साधक थे। उनमें से अधिकांश स्वर्गीय अमरलोक की 7वीं या 8वीं परत में थे। जहाज के अग्रभाग पर खड़े 5 साधकों में से 4 अद्वितीय शासक थे और उनमें से 2 अद्वितीय शासक क्षेत्र के महान सफलता चरण तक पहुंच चुके थे। अंतिम व्यक्ति एक युवा व्यक्ति था जो पृथ्वी अमर क्षेत्र का शिखर होने के बावजूद एक प्राचीन कवच पहने हुए था, जिसमें 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा शक्ति समाहित थी, जो उसकी दुर्जय पृष्ठभूमि को दर्शाता है। क्या वह फीनिक्स ब्लेज पाथ का याज्ञनेश है? द्वीप स्वामी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। प्रथम अमर क्षेत्र में गए साधकों, जिनमें अद्वितीय शासक भी शामिल थे, के चेहरे भी विकृत थे। वह कौन है? रणवीर ने पूछा। वरिष्ठ, शायद आपको पता न हो, लेकिन फीनिक्स ब्लेज पाथ का रहस्यमय खंडहरों के साथ हमेशा से ही बुरा रिश्ता रहा है। इसलिए फीनिक्स ब्लेज पाथ के अनुयायी कभी कभी यहाँ के द्वीपों को लूटने और कत्लेआम करने आते हैं। ये याज्ञनेश फीनिक्स ब्लेज पाथ का तीसरा पुत्र था। हालांकि वह उतना प्रतिभाशाली नहीं था, इसलिए फीनिक्स ब्लेज पाथ के कुलपति को उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। फिर भी उसने अपनी दुर्जय पृष्ठभूमि का दुरुपयोग करके अहंकारी व्यवहार किया। वह प्रथम अमर क्षेत्र की सीमा पर एक गुंडागर्दी करने के लिए कुख्यात था, द्वीप स्वामी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उस घृणित आदमी से टकराने पर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला था। रणवीर ने द्वीप के स्वामी की ओर देखा। क्या उसने सचमुच किसी और पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को धमकाने का आरोप लगाया था? प्राचीन नाव जल्द ही द्वीप के ऊपर रुक गई। याज्ञनेश नाम के युवक ने साधकों की ओर देखा। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए बोले, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। द्वीप का स्वामी कौन है? अभी यहाँ आओ। द्वीप स्वामी तुरंत युवक के पास गया और मुस्कुराने की कोशिश की। युवा स्वामी झांक, मैं द्वीप स्वामी हूँ। हालांकि याज्ञनेश के बगल में महान सफलता चरण में एक अद्वितीय शासक ने द्वीप के स्वामी के चेहरे पर निर्दयतापूर्वक थप्पड़ मारा, इससे पहले कि वह अपना भाषण समाप्त कर पाता। पीए, द्वीप स्वामी कुछ कदम पीछे हट गया। उसका दाहिना चेहरा सूज गया था। आप? द्वीप के स्वामी की आंखें क्रोध से चमक उठीं। किसी भी तरह वह अब भी एक अद्वितीय शासक था। उसकी हड्डियों में अपना गौरव कूट कूट कर भरा था। मेरा क्या, तुम संतुष्ट नहीं हो? याज्ञनेश को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने उत्तेजक भाव से देखना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है युवा मास्टर झांग, आपको जो भी चाहिए आप हमें बता सकते हैं। द्वीप मास्टर ने अपना सिर नीचे कर लिया। यदि कोई उसे करीब से देखता तो उसे उसके माथे पर नीली नसें उभरती दिखाई देती और उसकी आंखों में एक ठंडी सी झलक दिखाई देती। मार्शल दुनिया ने हमेशा जंगल के कानून का पालन किया था और प्रथम अमर क्षेत्र में भी ऐसा ही था। इसकी वजह यह थी कि पहले अमर लोक में सबसे ज्यादा विशेषज्ञ थे। एक अद्वितीय शासक दूसरे छोटे अमर लोकों में तो किसी दृश्य पर अपना दबदबा बना सकता था, लेकिन यहाँ वे मुश्किल से अपना बचाव कर पा रहे थे।
इसके अलावा द्वीप स्वामी और स्वर्ग के अमर लोग केवल संसाधनों को शीघ्रता से इकट्ठा करने और अपने भाग्य को बदलने के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ आए थे। ऐसी परिस्थितियों में उनमें से अधिकांश लोग समझौता करना पसंद करेंगे। क्या आप एक अद्वितीय शासक नहीं हैं? आपकी ईमानदारी कहाँ है? याज्ञनेश थोड़ा निराश लग रहा था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, बहुत हो गई बात, द्वीप का स्वामी सारे अमर रत्न सौंप देगा, जबकि बाकी लोग एक एक वस्तु सौंपेंगे। इसके अलावा चूंकि आप में से कई लोग पहली बार यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपके द्वारा दी गई वस्तु मुझे संतुष्ट नहीं करती है, तो आपको मुझ पर दया न दिखाने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। द्वीप के स्वामी ने आह भरी। हालांकि उसने अपनी बचत कहीं और रख दी थी, फिर भी उसे अमर पत्थरों की एक बड़ी रकम चुकानी पड़ी। अन्य किसानों ने भी मन ही मन आह भरी। उनमें से कुछ की एक निश्चित पृष्ठभूमि भी थी, फिर भी वे प्रथम अमर क्षेत्र की सीमा पर फीनिक्स ब्लेज पथ को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं थे। उफ, तुम ही तो वो आदमी थे जिसने ब्लैक फ्लेम स्पीयर तोड़ा था, है ना? तुम्हारी साधना तो बहुत प्रभावशाली है। तुम भी एक अद्वितीय शासक हो। तो फिर मैं तुमसे ही शुरुआत करूंगा। याज्ञनेश ने भीड़ पर नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए अपनी नजरें रणवीर पर टिका दी। उस आदमी ने अपनी चीजें नष्ट करने की हिम्मत की। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया था। हालांकि द्वीप के स्वामी और अन्य लोग ये शब्द सुनकर बहुत खुश हुए। वे बहुत उत्साहित भी थे। द्वीप पर 100 से अधिक साधक थे, फिर भी याज्ञनेश को पहले वरिष्ठ साधक को चुनना पड़ा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहूं? रणवीर ने भावशून्यता से कहा। रणवीर ने द्वीप स्वामी और साधकों को निराश नहीं किया। उनके संक्षिप्त उत्तर ने एक बार फिर भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया। याज्ञनेश की पृष्ठभूमि भले ही बहुत मजबूत रही हो, लेकिन वह रणवीर से कैसे तुलना कर सकते हैं? प्रथम अमर क्षेत्र में 9 स्वर्गों के सर्वोच्च को अब भी एक अधिकार माना जाता था। फीनिक्स ब्लेज पाथ जैसा शक्तिशाली गुट भी 9 स्वर्गों के सर्वोच्च को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तुमने अभी क्या कहा? याज्ञनेश के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। उसके बगल में बैठे 4 अद्वितीय शासक और नाव पर बैठे किसान भी अचंभित रह गए। मैं एक ही वाक्य 2 बार नहीं कहता, रणवीर ने कहा। हा, बुरा नहीं है, तुम मुझसे इस तरह बात करने के लिए उस द्वीप के मालिक से भी ज्यादा बहादुर हो। याज्ञनेश जोर से हंस पड़ा। उसके चेहरे पर थोड़ी उत्तेजना दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा टेढ़ा भी था। उसने कहा, सबने देखा, उसी ने मुझे सबसे पहले उकसाया था। जाओ, अभी उसकी टांगें तोड़ दो। नाव पर सवार 4 अद्वितीय शासक और किसान असहाय दिख रहे थे, फिर भी उनके पास आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवा मास्टर झांग, रुको, द्वीप मास्टर ने अचानक कहा। क्या बात है? क्या तुम उसकी मदद करना चाहते हो? याज्ञनेश की निगाहें तेज हो गईं। अगर द्वीप का स्वामी हाँ कहने की हिम्मत करता, तो वह अपने आदमियों से पहले उसकी देखभाल करने को कहता। युवा मास्टर झांग, आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन यह वरिष्ठ हमारे द्वीप का एक महत्वपूर्ण अतिथि है, इसलिए मुझे आशा है कि युवा मास्टर झांग। द्वीप मास्टर ने अपनी मुट्ठियां एक साथ लाते हुए कहा। यद्यपि वह याज्ञनेश को अपनी मौत को दावत देते हुए देखना चाहता था, फिर भी उसे याज्ञनेश को यह याद दिलाना पड़ा कि वह इसे अति न करे। इसके अलावा अगर हालात बेकाबू भी हो जाते, तो भी वह उस युवक को पहले ही याद दिला देता। अगर फीनिक्स ब्लेज पाथ और मिस्टिकल रूइंस के लोग पूछते, तो वह अपनी बात समझा सकता था। महत्वपूर्ण अतिथि? कौन सा महत्वपूर्ण अतिथि? याज्ञनेश ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है और किस गुट का है, अभी उसकी टांगें तोड़ दो। ये पवित्र महासागर क्षेत्र है। स्वीकार करना। महान सफलता चरण में 2 अद्वितीय शासकों और प्रारंभिक चरण में 2 अन्य अद्वितीय शासकों ने तुरंत अपनी अमर शक्ति को उन्मुक्त कर दिया और एक चौंकाने वाली आभा उत्सर्जित की। यदि वह एक ही चाल में ब्लैक फ्लेम स्पीयर को नष्ट कर सकता था, तो दुबला पतला विद्वान स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर नहीं था। द्वीप के स्वामी और बाकी किसान दयनीय दृष्टि से देखने लगे। याज्ञनेश न केवल अपनी मौत को न्योता दे रहा था, बल्कि वह अपने आदमियों को भी अपने साथ घसीट रहा था। उनकी प्रतिक्रिया क्या है? याज्ञनेश बेहद संवेदनशील था। जब उसने भीड़ की आंखों में भाव देखा तो वह हैरान रह गया। इस आदमी से निपट लेने के बाद मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। याज्ञनेश ने अपने दांत भींच लिए, उसका दिल गुस्से से भर गया। टकराना। चारों अद्वितीय शासक एक साथ गति कर रहे थे।
वे 4 अलग अलग दिशाओं में खड़े थे और प्रत्येक एक अमर कला का प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद अलग अलग रंगों वाले 4 मायावी फीनिक्स एक मजबूत पशु जैसी आभा के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट हुए। अफवाहों के अनुसार फीनिक्स ब्लेज पथ की स्थापना प्राचीन काल में प्रथम अमर क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित ब्लेज फीनिक्स द्वारा उसकी मृत्यु से पहले की गई थी। दाव खोज की कला और फीनिक्स ब्लेज पथ की कई अमर कलाएं ब्लेज फीनिक्स द्वारा छोड़ी गई थीं। उनमें अद्भुत शक्ति थी। रणवीर की अभिव्यक्ति शांत रही। वह तभी हिला जब 4 मायावी फीनिक्स के पंजे उस तक पहुंचने ही वाले थे। वह हवा में गायब हो गया और फिर शुरुआती दौर में 2 अद्वितीय शासकों के पीछे प्रकट हुआ। अभी क्या हुआ? शुरुआती दौर में दोनों अद्वितीय शासक स्तब्ध और भ्रमित थे। उनके दिल खतरे की गहरी आशंका से भरे हुए थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए। 2 अमर ताबीजों में आग लग गई। हालांकि इससे पहले कि अमर ताबीजों को अपनी शक्ति प्रकट करने का मौका मिलता, दोनों ने अपने पीछे आकाश में एक भयानक आभा को उड़ते हुए महसूस किया। एक चमकदार कृपाण की चमक ने अमर ताबीजों को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और निर्दयतापूर्वक दोनों अद्वितीय शासकों पर गिर पड़ा। टकराना। एक बड़े विस्फोट के बाद दोनों अद्वितीय शासक पीड़ा से चिल्लाए और दूर समुद्र में गिर गए। युवक ने एक ही वार से उन्हें गंभीर चोटें पहुंचा दी। यह आदमी कोई साधारण अद्वितीय शासक नहीं है। महान सफलता चरण में 2 अद्वितीय शासक चौंक गए। उन्होंने तुरंत एक अमर कला का प्रयोग किया और तेजी से सुरक्षित दूरी पर चले गए। रणवीर की आंखें अमर ज्वालाओं में डूब गईं। श्वेत ज्वालाओं की असंख्य लपटें एक प्रचंड ज्वार की तरह दोनों अद्वितीय शासकों पर बरस पड़ीं। ये कैसी लपटें हैं? दोनों अद्वितीय शासकों की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि उन्होंने देखा कि रणवीर ने हजारों तलवारें छोड़ दी, इससे पहले कि वे कोई योजना बना पाते। हर तलवार एक जबरदस्त आभा वाले घातक हथियार की तरह थी। युद्ध के दिव्य देवता का 5वां रूप, दाव झटकेदार कृपाण कला। फीनिक्स ब्लेज आकाश प्रधान शास्त्र, राख से उठने की दाव कला। महान सफलता चरण में 2 अद्वितीय शासकों ने ठीक समय पर गर्जना की। उनके शरीर में ताव साधना की कला का प्रदर्शन किया गया, क्योंकि उन्होंने एक ही हस्तमुद्रा का प्रदर्शन किया था। वे तुरंत ब्लेज फीनिक्स में परिवर्तित हो गए। बैंग बैंग बैंग। आमतौर पर दाव कला का अभ्यास करने के बाद वे साधारण लपटों को अनदेखा कर सकते थे, लेकिन दाव पिघलने वाली अमर लपटों के सामने ये कारगर नहीं था। उनके शरीर अभी भी जोर जोर से जल रहे थे। इसके अलावा उनकी रहस्यमयी दाव कला सामान्य से कम प्रभावी थी। ये कृपाण के इरादों को बेअसर नहीं कर पाए। महान सफलता चरण में 2 अद्वितीय शासक दर्द से कराह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगातार पीछे की ओर धकेला जा रहा था। हालांकि उनके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। रणवीर एक देवता की तरह आकाश से उतरे और उन दोनों पर एक एक मुक्का मारा। टकराना। दोनों अद्वितीय शासकों ने मुंह में खून थूका और वे गंभीर रूप से घायल होकर समुद्र में गिर पड़े। वर्तमान में महान सफलता चरण में सामान्य अद्वितीय शासकों या यहाँ तक कि शिखर पर मौजूद शासकों के पास भी अब उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। लड़ाई में भी उन्हें अपनी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ी। आप, याज्ञनेश और नाव पर सवार साधक एकदम हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुबला पतला विद्वान इतना शक्तिशाली होगा। उस व्यक्ति ने शुरुआती चरण में 2 अद्वितीय शासकों और महान सफलता चरण में 2 अद्वितीय शासकों को 30 सांसों से भी कम समय में पराजित कर दिया था। एक साधारण शिखर अद्वितीय शासक के लिए भी ऐसी अद्भुत उपलब्धि हासिल करना कठिन होगा। द्वीप के स्वामी और द्वीप पर रहने वाले किसान बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। यदि वरिष्ठ व्यक्ति क्रोधित हो जाए तो वह आसानी से एक क्षण में उन सभी को मार सकता है। तो क्या तुम अब भी मेरी टांगें तोड़ना चाहते हो? रणवीर प्राचीन नाव की ओर चला गया। क्या चाहते हो? याज्ञनेश का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि कुछ सोचते हुए उसने जल्दी ही अपनी छाती सीधी कर ली। उसने सख्ती से कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पिता फीनिक्स ब्लेज पाथ के कुलपिता हैं। मेरा भाई भी यही पवित्र महासागर क्षेत्र में है। वह शिदाओ जनजाति का एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यदि आपने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो न तो फीनिक्स ब्लेज पाथ और न ही मेरा भाई आपको माफ करने वाला है। द्वीप के स्वामी और द्वीप पर रहने वाले किसानों के चेहरे पर दयनीय भाव आ गया। याज्ञनेश के शब्द दूसरों के खिलाफ तो कारगर हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले के खिलाफ ये बेमानी थे। ये हालात को और भी बदतर बना सकते थे। टकराना। जैसा कि उन्होंने सोचा था, रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के याज्ञनेश की छाती पर लात मार दी।
हालांकि रणवीर अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, फिर भी याज्ञेश, जो एक सर्वोच्च पृथ्वी अमर था, के लिए यह बहुत ज्यादा था। वह दर्द से चिल्लाया और कुछ दूर उड़ गया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। याज्ञेश भारी दर्द के बीच अविश्वास में था। वह दर्जनों वर्षों से प्रथम अमर क्षेत्र की सीमा के आसपास घूम रहा था, फिर भी उसे अतीत में केवल 5 बार पीटा गया था। तो तुम्हें कुछ कहना है? रणवीर की आंखें ठंडी चमक उठीं। टकराना। प्राचीन नाव पर तुरंत ही एक भयानक आभा छा गई। इसके अंदर छिपी हुई हथियार आत्मा चीख उठी, जबकि याज्ञेश और नाव पर मौजूद साधकों के चेहरे पीले पड़ गए और वे डर से कांपने लगे। यह उनके उस रवैये से बिल्कुल अलग था जो उन्होंने पहली बार यहाँ आने पर अपनाया था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कुछ सवालों के जवाब देने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, रणवीर ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है? याज्ञेश बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ महोदय, बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछिए। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। उन्होंने महसूस किया कि उनके सामने खड़ा दुबला पतला विद्वान वास्तव में उनकी पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करता, इसलिए उन्हें राहत महसूस करनी चाहिए कि वह अभी भी जीवित हैं। क्या आपने बताया कि आपका एक भाई है जो शिदाओ जनजाति का एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है? रणवीर ने पूछा। हाँ, मैंने कहा, उसका नाम रोशन है। उसने सर्वोच्च अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। अगर वह अपनी पूरी ताकत से लड़े तो शुरुआती दौर में 9 स्वर्गों के सर्वोच्च के खिलाफ 1000 सांसों तक टिक सकता है। याज्ञेश ने गर्व से कहा, 3 महान अद्वितीय शासक मेरे भाई के सामने कुछ भी नहीं हैं। रणवीर का दिल कांप उठा। उसने पूछा, क्या शिदाओ जनजाति के सभी लोगों का उपनाम पमेश है? याज्ञेश के चेहरे पर उलझन थी। अगर उस आदमी में इतनी भयानक ताकत थी और उसने अपनी पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, तो क्या उसकी पृष्ठभूमि भी जबरदस्त नहीं होगी? फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था? भ्रमित होने के बावजूद याज्ञेश ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, जरूरी नहीं, केवल शिदाओ जनजाति में शुद्ध वंशावली वाले लोगों का ही उपनाम पमेश होता है। रणवीर की आंखों में आग की लपटें चमक उठीं। युद्ध के दिव्य देवता का नाम पमेशजुन था और उन्होंने युद्ध दाओ अमर पांडुलिपि का भी आविष्कार किया था। क्या उनका शिदाओ जनजाति से कोई संबंध हो सकता है? उसी क्षण महारानी लारा की ठंडी आवाज उसके मन में गूंज उठी, युद्ध के दिव्य देवता वास्तव में शिदाओ जनजाति से थे, लेकिन जहां तक मुझे पता था वह शिदाओ जनजाति के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखते थे। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने याज्ञेश से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई यहाँ क्यों है? याज्ञेश ने एक पल सोचा और कहा, कुछ खास नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वह किन उपनाम वाले अमरों के किसी उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है, लेकिन मुझे उसका सही नाम याद नहीं आ रहा है। वरिष्ठ, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे भाई के बारे में काफी उत्सुक हैं। क्या मुझे आपको उसके पास ले जाना चाहिए जब वह यहाँ आ जाए? चिंता मत करो, मैं अमर दानव की शपथ खा सकता हूँ कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं करूँगा, याज्ञेश ने सावधानी से कहा। वह वास्तव में रणवीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह तो बस अपनी सुरक्षा की गारंटी दे रहा था। यदि वह व्यक्ति बुरे मूड में हो और अपना मन बदल ले तो क्या होगा? चिंता मत करो, अगर मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैं अपना वचन निभाऊंगा। रणवीर ने याज्ञेश की ओर देखा और कहा, नाव चलाओ, जैसे ही यह मेरे गंतव्य पर पहुंचेगी मैं निकल जाऊंगा। इसके अलावा मैं प्रथम अमर लोक में पहली बार आया हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तुम मुझे सब कुछ समझा दोगे? याज्ञेश को राहत मिली। उसने तुरंत अपने आदमियों को चारों अद्वितीय शासकों को वापस लाने के लिए भेजा। प्राचीन जहाज ने एक जबरदस्त आभा बिखेरी और दूर उड़ गया। याज्ञेश एक साथी की तरह रणवीर के पास खड़ा था और रणवीर के हर सवाल का जवाब दे रहा था। द्वीप के स्वामी और द्वीप पर रहने वाले किसानों को राहत मिली। मैंने पहली बार 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता को इतने अच्छे स्वभाव के साथ देखा है, द्वीप स्वामी ने अपने दिल में कहा। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने अचानक कुछ सोचा। डटे रहो, प्रत्येक व्यक्ति को 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बनने के अवसर की तलाश के लिए प्रथम अमर क्षेत्र में आना होगा, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों। यदि वह व्यक्ति 9 स्वर्गों का सर्वोच्च था तो उसे प्रथम अमर क्षेत्र के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता था? जिसका मतलब था, इस बीच प्राचीन नाव पर याज्ञेश भी पूरी तरह से अचंभित था। उन्होंने मान लिया कि विद्वान 9 स्वर्गों का सर्वोच्च शासक था, फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह केवल एक अद्वितीय शासक था।
हालांकि याज्ञेश ने अच्छा व्यवहार बनाए रखा। वह व्यक्ति किसी दुर्जय गुट का असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति ही होगा। उफ वरिष्ठ, एक बार जब हम सीमा पार कर लेंगे तो हम सर्वोच्च परिवर्तनकारी बाएं क्षेत्र या सर्वोच्च परिवर्तनकारी दाएं क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, जहां स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्र स्थित हैं। प्रत्येक पवित्र क्षेत्र एक विशाल स्थान घेरता है और कुछ मायनों में अनोखा होता है। कभी कभी उनमें रहस्यमय परिवर्तन भी होते हैं। आज तक कोई भी उनके रहस्यों को नहीं जान पाया है। इसके अलावा केवल स्वर्ग और पृथ्वी के पवित्र क्षेत्रों में ही वे सौभाग्यशाली मुलाकातें होती हैं जो 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बनने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए इसका नाम सर्वोच्च परिवर्तनकारी क्षेत्र है, याज्ञेश ने समझाया। स्वर्ग और पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, उनका उद्गम क्या है? रणवीर ने अपनी भौहें उठाईं। स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्र अमर पूर्वजों से काफी मिलते जुलते थे। बस फर्क इतना था कि अमर पूर्वजों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। नए क्षेत्र समय समय पर प्रकट होते रहते थे, जबकि पुराने विलुप्त हो जाते थे। इसके अलावा अमर पूर्वजों पर भरोसा किए बिना भी अमर के रूप में ऊपर उठना संभव था। हालांकि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्रों में सौभाग्यशाली मुठभेड़ प्राप्त किए बिना कभी भी 9 स्वर्गों का सर्वोच्च नहीं बन सकता है। हमारे संप्रदाय के बुजुर्गों के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्र दुनिया के जन्म से ही अस्तित्व में थे। हालांकि वे अब जैसे नहीं थे, वे तब ऐसे हो गए जब एक विशाल युद्ध ने प्रकृति के नियमों को बदल दिया। याज्ञेश ने अपना सिर खुजलाया। मैं समझ गया। क्या पवित्र परिवर्तनकारी लोगों के अलावा मुझे कुछ और भी जानना चाहिए? रणवीर ने पूछा। प्रथम अमर क्षेत्र ने प्रत्येक अद्वितीय शासक, 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शासक, यहाँ तक कि दाव के स्वामी को भी अपनी ओर आकर्षित किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक राजसी था जितना उसने अब तक सीखा था। सर्वोच्च रूपांतरणकारी क्षेत्र प्रथम अमर क्षेत्र का केवल मध्य निचला भाग है। प्रथम अमर क्षेत्र के ऊपरी भाग को शून्य स्वर्ग क्षेत्र कहा जाता है। याज्ञेश ने उसकी गर्दन खींची और कहा, मेरे पिता ने कहा कि शून्य स्वर्ग क्षेत्र ही एकमात्र स्थान है जहां 9 स्वर्ग सर्वोच्च दाव के स्वामी बन सकते हैं या उससे आगे के स्तर प्राप्त कर सकते हैं। याज्ञेश शून्य स्वर्ग लोक से काफी भयभीत था। आखिरकार जब वह कुछ बार सर्वोच्च परिवर्तनकारी लोकों में गया था तो उसे पहले ही 3 बार बुरी तरह पीटा जा चुका था। यदि वह शून्य स्वर्ग क्षेत्र में चला गया तो क्या उसका जीवन खतरे में नहीं होगा? शून्य स्वर्ग क्षेत्र। रणवीर का दिल कांप उठा। उसके दिल में अचानक एक अवर्णनीय आत्मीयता का एहसास हुआ। उन्होंने अपने दिव्य इंद्रिय में खंडित बैंगनी क्रिस्टल को क्षण भर के लिए टिमटिमाते हुए नहीं देखा। शून्य स्वर्ग क्षेत्र में कौन कौन से गुट हैं? मैं गुरु क्षेत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? रणवीर ने अपने विचारों को समेटते हुए पूछा। वरिष्ठ, मुझे माफ करना, मैंने इन सारी जानकारियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे नहीं पता कि मास्टर दायरे तक कैसे पहुंचा जाए। जहां तक गुटों की बात है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि प्राचीन वर्जित मुमेन संप्रदाय, शिदाऊ जनजाति और अमर चक्र पर्वत शून्य स्वर्ग दायरे में स्थित हैं। मुझे बाकियों के बारे में कुछ पता नहीं है, याज्ञेश ने धीरे से कहा। प्राचीन निषेध, अमर चक्र पर्वत। रणवीर की आंखों में आग की लपटें चमक उठीं। रुको, शिदाऊ जनजाति पहले अमर क्षेत्र में क्यों है? क्या ये दूसरे छोटे अमर क्षेत्र में नहीं है? रणवीर ने अचानक कुछ सोचते हुए पूछा। हो सकता है कि अन्य प्राचीन जनजातियों के लिए भी यही बात हो, लेकिन शिदाऊ जनजाति को 10 महान प्राचीन जनजातियों में प्रथम स्थान प्राप्त था। हालांकि अब ये कमजोर हो गई है, फिर भी यह अधिकांश सामान्य जनजातियों की तुलना में संसाधनों में अत्यधिक समृद्ध है। ओह, मैं बताना भूल गया, अमर आत्माओं की जनजाति और शेष 10 महान प्राचीन जनजातियां भी शून्य स्वर्ग क्षेत्र में स्थित हैं, याज्ञेश ने कहा। रणवीर ने सिर हिलाया। इससे समझ आ गया कि याज्ञेश ने उससे टकराने के बाद अपने पिता और रोशन का जिक्र क्यों किया था। सीमा तक पहुंचने से पहले हमारे पास अभी भी समय है। मुझे अमर चक्र पर्वत, मुमिन संप्रदाय और प्राचीन निषेध के बारे में और बताए, रणवीर ने कुछ देर रुककर कहा। हे, अगर आप अमर चक्र पर्वत के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता है। अमर चक्र पर्वत शून्य स्वर्ग क्षेत्र में या यहाँ तक कि पूरे प्रथम अमर क्षेत्र में भी एक वर्जित वस्तु है और जाहिर है इसका अमर लोगों से कुछ लेना देना है। हालांकि इसका स्थान आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अमर लोक के अंत में है। कुछ का दावा है कि यह प्राचीन वर्जना के वास्तविक रूप को दबा रहा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 10 वृक्षों,
6 घासों और 3 फूलों का उद्गम स्थल है। महारानी लारा, जिन्हें वर्तमान में 9 स्वर्गों की सर्वोच्च शक्ति माना जाता है, ने 6 घासों में से एक अमर विनाशक घास प्राप्त की थी। उन्होंने एक बार सर्वोच्च रूपांतरणकारी वाम क्षेत्र में 9 स्वर्गों की सर्वोच्च शक्ति की हत्या करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जब वह केवल एक सर्वोच्च अद्वितीय शासक थी। प्राचीन नाव तीव्र गति से समुद्र की सतह पर बह रही थी। बाकी यात्रा में उन्हें आत्माभक्षी तूफान का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ समुद्री डाकू भी फीनिक्स ब्लेज पाथ का झंडा देखकर तुरंत काफी दूर चले गए। रणवीर और याज्ञनेश अभी भी बातचीत कर रहे थे, खासकर तब जब याज्ञनेश अपनी सतर्कता कम करने के बाद बहुत अधिक बातूनी हो गया था। हालांकि याज्ञनेश शून्य स्वर्ग क्षेत्र से ज्यादा परिचित नहीं था, फिर भी उसे सर्वोच्च परिवर्तनकारी क्षेत्रों और प्रथम अमर क्षेत्र की सीमा के बारे में बहुत कुछ पता था। रणवीर ने धीरे धीरे प्रथम अमर क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च परिवर्तनकारी लोकों में कोई दुर्जय गुट नहीं था, लेकिन 9 स्वर्गों के अमर लोक के लगभग हर गुट के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। स्थिति रणवीर की कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थी। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात थी, 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय ने असाधारण प्रतिभाओं और अद्वितीय शासकों को रैंक करने के लिए सर्वोच्च परिवर्तनकारी क्षेत्रों में एक असाधारण प्रतिभा रैंकिंग और अमर सम्राट रैंकिंग स्थापित करने के अपने इरादे के बारे में अफवाहें फैलाई थीं। हालांकि बहुत से लोगों को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 5 घंटे बाद रणवीर ने अपने सामने 80,000 झांग से भी ज्यादा ऊंची एक विशाल भूमि का किनारा देखा। पवित्र महासागर की लहरें लगातार उस पर टकरा रही थीं। उसकी सतह बिल्कुल काली और चिकनी थी, मानो किसी दिव्य तलवार से चीर दी गई हो। भूमि पर 8 विशाल प्राचीन शहर थे जो जंगली जानवरों की तरह हवा में तैर रहे थे, जिनमें विभिन्न चमक और उत्कृष्ट आभा थी। समुद्र के उस पार प्रकाश की किरणें थीं, जिनमें किसान परिवर्तित हो गए थे, तथा प्राचीन जहाज शहरों की ओर उड़ रहे थे। ये वही स्वागत नगर थे जिनका जिक्र याज्ञनेश ने किया था। कुल मिलाकर इनकी संख्या 36 थी। आगे के 8 नगर तो बस उनका एक हिस्सा थे। ये ग्रहण करने वाले शहर रहस्यमय खंडहरों और फीनिक्स ब्लेज पथ जैसे दुर्जय गुटों के नियंत्रण में थे। सामान्य साधक पवित्र महासागर क्षेत्र को पार करके यहाँ पहुँचते थे। ये वह स्थान था जहां अनेक किसान भी पले बड़े थे। रणवीर फीनिक्स ब्लेज पाथ के नियंत्रण में रिसीविंग सिटी की ओर बढ़ रहा था। उसने याज्ञनेश और अन्य लोगों से अमर दानव की शपथ लेने के लिए कहकर आवश्यक सावधानियां बरती थी, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। युवा स्वामी, आप वापस आ गए हैं। जब प्राचीन नाव डोजो पर उतरी तो एक किसान तुरंत मुस्कुराते हुए उनके पास आया। याज्ञनेश ने ठंडे भाव से जवाब दिया। वह रणवीर की ओर मुड़ा और तुरंत मुस्कुराया। वरिष्ठ, क्या आप सचमुच फीनिक्स ब्लेज पाथ नहीं जाना चाहते? मैं आपको अपने भाई से मिलवा सकता हूँ। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। हलचल भरे शहर को देखकर उसका दिल कांप उठा। शहर में कदम रखते ही उसे हवा में छाए अमर भावना में एक प्राचीन उपस्थिति का एहसास हुआ। यह साधना के लिए बहुत उपयुक्त थी। रणवीर को आखिरकार समझ आ गया कि स्वर्गीय अमर लोक प्रथम अमर लोक में आने पर क्यों अड़े हुए थे। अगर उन्हें प्रथम अमर लोक की सीमा पर साधना के लिए कोई अमरधन्य भूमि मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तभी अचानक दूर से एक दर्जन किसान आ धमके। वे सीधे नगर प्रभु के भवन की ओर बढ़ रहे थे। मोमेन संप्रदाय के अनुयायी, वे यहाँ क्यों हैं? याज्ञनेश उत्सुक था। प्रथम अमर लोक में मोमेन संप्रदाय के शिष्यों को देखना दुर्लभ था। युवा गुरु, शायद आपको पता न हो, लेकिन शिदाओ जनजाति और मोमेन संप्रदाय के लोग किसी की तलाश में लग रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को हर रिसीविंग सिटी में द्वारों के पास संरचनाएं स्थापित करने के लिए भेजा है। ये संरचनाएं किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का पता लगा लेंगी, उन्हें लेने आए साधक ने कहा। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। कोई संदिग्ध? क्या वे उसे ढूंढ रहे थे? दोबारा सोचने पर वह इस बात से सहमत हुआ कि यह एक उचित दृष्टिकोण था। प्रथम अमर लोक और सर्वोच्च परिवर्तनकारी लोकों की सीमा अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। यदि वह कोई बड़ा हंगामा न खड़ा करता तो मोमेन संप्रदाय और शिदाओ जनजाति के लोगों के लिए उसे ढूंढ पाना समुद्र से सुई निकालने के समान था। उन्हें प्राप्त करने वाले शहरों पर नजर रखने के लिए कम प्रयास की आवश्यकता थी। क्या वे अमरों के उत्तराधिकारी की तलाश में हैं? टीएस उन दोनों गुटों ने सचमुच एक असाधारण प्रतिभा की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी है। याज्ञनेश ने अपना सिर हिलाया। उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मेरे साथ तियानशु शहर चलो, रणवीर ने कहा।
वह अमर लोक की सीमा से लगे 29 शहरों में जाने के लिए रिसीविंग सिटी के द्वारों का इस्तेमाल कर सकता था। मुख्य शहरों से सर्वोच्च परिवर्तनकारी लोगों की यात्रा करना कहीं ज्यादा सुविधाजनक था। इसके अलावा शिदाओ जनजाति और मोमेन संप्रदाय की स्थिति चाहे जो भी हो, यह असंभव था कि वे मुख्य शहरों में प्रत्येक संदिग्ध साधक की जांच के लिए शिष्यों को भेजते, क्योंकि इससे बहुत से विशेषज्ञों को ठेस पहुंचने की संभावना थी। उन्होंने केवल याज्ञनेश को कुछ अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए साथ चलने को कहा। जरूर सीनियर, याज्ञनेश ने सिर हिलाया। उसने इशारे से रणवीर को आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि रणवीर ने सोचा था, मोमेन संप्रदाय के अनुयायियों ने याज्ञनेश की आंखों में ठंडी नजर देखकर रणवीर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने रणवीर और याज्ञनेश को तियानशु शहर के द्वार में प्रवेश करने दिया। तियानशु शहर एक प्राचीन दाव अस्त्र था जिसे 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता ने और भी बेहतर बनाया था। इसकी दीवारों पर प्राचीन संहारक आकृतियां उकेरी गई थीं जो आसपास के पहाड़ों, घास के मैदानों और जंगलों के अनुरूप थीं, जिससे एक भयानक आभा पैदा हुई। यद्यपि तियानशु शहर के नगर प्रभु भवन में केवल एक महान सफलता चरण में अद्वितीय शासक और कुछ दर्जन स्वर्गीय अमर थे, फिर भी शहर तब भी दृढ़ता से खड़ा रहेगा जब कई शीर्ष अद्वितीय शासक उस पर आक्रमण करेंगे। अद्वितीय शासक स्वयं को खतरे में भी पा सकते हैं। रणवीर सड़क पर चलते हुए इधर उधर देखने लगे। ज्यादातर साधक स्वर्ग के अमर थे और उनमें से कुछ ही अद्वितीय शासक थे। रणवीर ने याज्ञनेश से प्रथम अमर क्षेत्र की सीमा का एक नक्शा खरीदने को कहा। सड़क पर अकेले टहलने से पहले उसने सर्वोच्च गगन से मिले बैच से एक विचार प्रेषित किया। सुलोचना कुछ समय से चौथे छोटे अमर क्षेत्र में रह रही है। मैं उसे पहले अमर क्षेत्र की सीमा पर आकर बसने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढने के लिए कह सकती हूँ। हालांकि वह पवित्र महासागर क्षेत्र काफी समस्या पैदा करने वाला है। मुझे अष्टम दीप्ति दानव सम्राट से उसकी मदद करने के लिए कहना चाहिए, रणवीर ने धीरे से कहा। वह सर्वोच्च परिवर्तनकारी लोकों में जाने की योजना बना रहा था। दोनों लोकों में दुर्जय गुटों का कोई ठिकाना नहीं था, फिर भी 9 स्वर्गों वाले अमर लोक के कई गुटों के लोग वहां एकत्रित हो गए थे। वह जगह बहुत जटिल थी। रणवीर जानता था कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचने के लिए भाग्यशाली मुलाकातों की तलाश में वह हर तरह के खतरे से बच नहीं पाएगा। इसलिए उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वह अपनी चोटों से उबर सके। सुलोचना की असाधारण भूमि उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। असाधारण लोगों की भूमि की निषेधात्मक आभा 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को रोकने के लिए पर्याप्त थी। कुछ देर बाद रणवीर को बैच से जवाब मिला। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय से उसका निरीक्षण किया। कनिष्ठ भाई रणवीर, आकाश ताइहुआन संप्रदाय की शाखा सर्वोच्च रूपांतरकारी वाम क्षेत्र में स्थित है। आप हमें ढूंढने के लिए मानचित्र का अनुसरण कर सकते हैं। रणवीर ने दिए गए नक्शे को देखा और रास्ते याद कर लिए। अगले शहर जाने के लिए उसने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाया और प्रकाश की किरण की तरह दरार में उड़ गया। सीमा से सर्वोच्च रूपांतरकारी लोकों तक की यात्रा कष्टदायक थी। साधकों को पहले 29 मुख्य नगरों में से किसी एक का दौरा करना पड़ता था, फिर किसी दूरस्थ नगर में टेलीपोर्ट होना पड़ता था, फिर उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई प्राचीन खंडहरों से होकर गुजरना पड़ता था। रणवीर को उड़ते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। वह एक विशाल पर्वत श्रृंखला के सामने पहुंच गया था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था और जिसकी आभा असीम थी। इसे असीम भूमि के नाम से जाना जाता था। केवल इसके पार यात्रा करके ही वह सर्वोच्च रूपांतरकारी वामलोक तक पहुंच सकता था। कोई लड़ रहा है। रणवीर को अचानक ऊर्जा का एहसास हुआ। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले कुछ देर रुका। जब वह नजदीक गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। युद्ध का पैमाना उसकी कल्पना से परे था। उन्होंने सैकड़ों अमर किरणों को पहाड़ों से आकाश में उड़ते देखा। उनके पीछे एक के बाद एक दाव हथियार अपनी शक्तियों को प्रकट करते हुए हवा में तैर रहे थे। अमर कलाएं और ताव कलाएं आपस में टकरा रही थीं। उनके द्वारा उत्पन्न हवा के झोंकों से पहाड़ और जमीन जोर से हिल रहे थे और जगह जगह दरारें पड़ रही थीं। युद्ध में शामिल लोगों में केवल स्वर्ग के अमर लोग ही नहीं थे, बल्कि कई अद्वितीय शासक भी थे। रणवीर ने अपने विचार समेटे। उसने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से आगे की ओर देखा। अमरता चक्र संप्रदाय और सहस्त्र दानव संप्रदाय के शिष्य। रणवीर चौंक गया। ये 2 दुर्जय गुट यहाँ एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। रणवीर ने अपनी नजर उठाई और दरार में देखा। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। एक नजर डालते ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई।
दोनों गुटों के बीच लड़ाई एक बार फिर उसकी उम्मीद से बढ़कर थी। यहाँ तक कि 9 हेवंस सुप्रीम्स भी इस लड़ाई में शामिल थे। दुष्ट कमीने, तुमने मेरे शिष्यों को रोकने और उनकी हत्या करने का दुस्साहस किया, मर जाओ। दरार में एक गरजती हुई आवाज गूंजी, जब एक बूढ़ा आदमी, जो लंबे वस्त्र पहने हुए था और जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, प्रकट हुआ और ठंडी निगाह से अपना हाथ हिलाया। टकराना। 10,000 से अधिक इमारतें टुकड़ों में बिखर गईं। टूटे हुए टुकड़ों को मिलाकर कई लंबी तलवारें बनाई गईं, जिनमें उत्कृष्ट तलवारें थीं, जो अद्वितीय शासकों और सहस्त्र दानव संप्रदाय के शिष्यों पर वार कर रही थीं। सर्वोच्च दैत्य, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप मेरे सहस्त्र दानव संप्रदाय के लोगों को अपनी इच्छानुसार मार सकते हैं? दूर से एक मजाकिया आवाज आई। चेहरे पर शैतानी निशान लिए एक युवक और खून से लथपथ कवच पहने, लाल आंखों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां पहुंचे। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र की उनकी आभाएं पूरे स्थान पर प्रचंड हवा की तरह फैल गईं। अधेड़ उम्र के आदमी ने हाथ में थामे हुए फरसे को आसमान में घुमाया। दरार के टुकड़ों से बनी लंबी तलवारें राक्षसी लपटों में गिर गईं और जल्द ही जलकर राख हो गईं। अमर चक्र तलवार गठन। सर्वोच्च दयु में डर का जरा भी भाव नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़े, हवा में तलवारों की अनगिनत परछाइयां छोड़ते हुए। उनकी नीली चमक पूरे क्षेत्र में चमक रही थी। इससे भी अधिक भयावह युद्ध हुआ। रणवीर ने अपनी नेत्र तकनीक वापस ले ली और युद्ध को देखते ही उस स्थान से दूर रहने का निर्णय लिया। तुम वहां छिपकर काम कर रहे हो? क्या तुम हम पर घात लगाने की कोशिश कर रहे हो? रणवीर को आश्चर्य हुआ जब 1000 दानव संप्रदाय के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च युवा ने, जैसे ही रणवीर हिलना शुरू किया, अपनी राक्षसी रूनों से चमकती आंखें बंद कर लीं। युवक ने रणवीर की ओर हाथ उठाया। वाह! एक जबरदस्त आभा तुरंत एकत्रित हुई और एक भयंकर ज्वार की तरह रणवीर की ओर बढ़ी। ये 1000 दानव संप्रदाय की दाव कलाओं में से एक थी, स्वर्गीय दानव उंगली। फक! रणवीर ने शाप दिया। वह युद्ध से बहुत दूर था। कोई यह क्यों सोचेगा कि वह उन पर घात लगाने की कोशिश कर रहा है? हालांकि उस उंगली की शक्ति बेहद भयानक थी। यहाँ तक कि रणवीर को भी अपनी वर्तमान साधना के कारण उससे बहुत खतरा महसूस हो रहा था। रणवीर ने सही समय पर अपने शरीर में अमर शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। दाव झटकेदार कृपाण कला। उसका दाहिना हाथ स्वर्ग विनाशक कृपाण में बदल गया और अनगिनत कृपाण आवेश प्रकट करने लगा। उसके शरीर में दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं भी एक उग्र अजगर की तरह आगे बढ़ रही थीं। आकाश कदम। झटका। रणवीर की आकृति अचानक हवा में गायब हो गई और फिर पास के जंगल में प्रकट हुई। घटनास्थल पर 3 9 हेवंस सुप्रीम्स मौजूद थे, इसलिए उसे अपनी कुछ चालों का उपयोग करने से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। गर्जन। हालांकि जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसके बगल से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। 100 झांक से भी ज्यादा लंबी मायावी आकृति वाला एक राक्षस, जो रणवीर से लगभग 1000 दूर था, प्रकट हुआ और उसने अपनी विशाल कृपाण को खूनी चमक के साथ उस पर घुमाया। स्वर्गीय राक्षस उंगली, जिसे युवा 9 स्वर्ग सुप्रीम ने निष्पादित किया था, 2 भागों में शामिल थी। रणवीर की आंखों में आग की लपटें बेतहाशा चमक रही थीं, जबकि उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। घातक कृपाण के हमलों से वह घबराया नहीं। वह उन्हें नाकाम करने के लिए दाव वृक्ष का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि उसी क्षण उसका दिल अचानक काला पड़ गया और जोर जोर से धड़कने लगा। एक प्राचीन आभा फैलने लगी, मानो वह अभी अभी गहरी नींद से जागी हो। टकराना। एक भयानक राक्षस ने उस राक्षस को मारा। महान सफलता चरण में एक अद्वितीय शासक को मार डालने लायक शक्तिशाली तलवार थामे वह राक्षस अपने रास्ते में ऐसे रुक गया मानो उसका सामना किसी भयानक चीज से हो गया हो। एक जोरदार विस्फोट के बाद राख में बदलने से पहले वह कराह उठा। हम युवा 9 हेवंस सुप्रीम और लाल आंखों वाला अधेड़ उम्र का आदमी अनजाने में ही घूम गया। एक नजर देखने के बाद उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वो क्या है? रणवीर चौंक गया। क्या ये रहस्यमयी राक्षसी उपस्थिति का संकेत नहीं था जो 7वें अमर राक्षस सम्राट वुतियान से संबंधित था? वह अभी भी उसके शरीर के अंदर क्यों था? मुझे पहले ये जगह छोड़ देनी चाहिए। रणवीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अजेय कदम उठाया और दरार में गायब हो गया। उसका पीछा करो। युवा 9 हेवंस सुप्रीम और लाल आंखों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनकी आभा आसमान छू रही थी, क्योंकि उनकी राक्षसी इच्छा ने दरार को राक्षसी क्षेत्र में बदल दिया था। भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम सब यहीं मर जाओगे। सुप्रीम दयु ने एक खोखली हंसी निकाली।
दूर पहाड़ से अनगिनत अमर किरणें निकली और एक सांस से भी कम समय में एक विशाल जाल में गुंथ गईं, जिसने युवा नौ स्वर्ग सुप्रीम और रक्तवर्ण आंखों वाले अधेड़ व्यक्ति दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दुनिया का आश्चर्य, 3 सर्वोच्चों का निर्णय। चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ 3 नौ स्वर्गों के सर्वोच्च देवता जाल में प्रविष्ट हुए। सैकड़ों दुर्लभ घटनाएं तुरंत घटित हुईं। 4 नौ स्वर्ग सर्वोच्च। अमरता चक्र संप्रदाय में कुल 5 नौ स्वर्ग सर्वोच्च हैं और उन्होंने उनमें से 4 को यहाँ भेजा है। सहस्त्र दानव संप्रदाय के अद्वितीय शासक और स्वर्ग के अमर देवता चौंक गए। कई तो अत्यंत भयभीत हो गए। हालांकि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च युवा और लाल आंखों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति में जरा भी चिंता नहीं दिखी। उनकी आंखें खुशी से भरी थीं। उन्होंने अमरता चक्र संप्रदाय के विरुद्ध लड़ाई किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण शुरू नहीं की थी। उन्होंने ये जानबूझकर किया था। कारण ये था कि वरिष्ठ दानव सम्राट वुतियान, जो 2000 से अधिक वर्षों से गायब थे, ने अंततः 1000 दानव संप्रदाय को एक संदेश प्रेषित किया था। भविष्यवाणियों में जिस व्यक्ति का उल्लेख किया गया था, वह यहाँ से होकर गुजरेगा। यद्यपि उस दुबले पतले विद्वान ने थोड़े समय के लिए ही अपनी राक्षसी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया था, फिर भी उन्हें पूरा विश्वास था कि वह वही था जिसे वे खोज रहे थे। धिक्कार है, अगर वह भाग गया तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे। लाल आंखों वाला वह अधेड़ व्यक्ति जब होश में आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि सीनियर वुतियान ने हमें जानकारी दे दी है। वे सही समय आने पर हमें उस आदमी की पहचान और उसका ठिकाना जरूर बताएंगे। आपको अभी कुलपति को संदेश भेजना चाहिए। युवा 9 स्वर्ग सुप्रीम की आंखें चमक उठी जब उन्होंने सुप्रीम दयु और अन्य लोगों को रक्तपिपासु मुस्कान के साथ देखा। अभी के लिए अमरता चक्र संप्रदाय के इन लोगों के साथ कुछ मौज मस्ती करने का समय है। उसने हाथ की मुहर लगाई और उसे नीचे पटक दिया। पहाड़ तुरंत ही भयंकर राक्षसी आभा से काले और रक्त लाल हो गए। इस बीच आधे घंटे की उड़ान के बाद भी अपने पीछे किसी असामान्य उपस्थिति का आभास न होने पर रणवीर ने राहत भरी सांस ली। उसने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय को अपने हृदय की ओर निर्देशित किया। हालांकि उन्होंने राक्षसी उपस्थिति का पता लगाने की कितनी भी कोशिश की, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मानो जो कुछ भी हुआ वह महज एक भ्रम था। छोड़ो, रणवीर ने सिर हिलाया। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह दानव सम्राट वुतियान से व्यक्तिगत रूप से इस बारे में पूछेगा। 2 घंटे बाद रणवीर ने सर्वोच्च परिवर्तनकारी वाम क्षेत्र में प्रवेश किया। सर्वोच्च परिवर्तनकारी वाम क्षेत्र और प्रथम अमर क्षेत्र की सीमा की कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी, लेकिन रणवीर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सर्वोच्च परिवर्तनकारी वाम क्षेत्र में प्राचीन अमर इच्छा 3 गुना अधिक मजबूत थी। रणवीर ने मानचित्र देखा और पूर्व की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने कई दिलचस्प दृश्य देखे। प्राचीन जनजातियों के कई शिष्य एक भव्य पर्वत से उड़ रहे थे जो बादलों तक पहुंचने लायक ऊंचा था। उसने एक भव्य प्राचीन शहर में भी प्राचीन जनजातियों को देखा। यहाँ तक कि उन्होंने अमर आत्माओं की जनजाति, वेगु जनजाति और दाजई जनजाति को भी देखा, जिनसे वे परिचित थे। इसके अलावा उन्होंने 9 वर्ष की आयु के कुछ बच्चों को मानव देव क्षेत्र की साधना करते देखा। वयस्कों की औसत साधना मानव अमर क्षेत्र से लगभग ऊपर थी। यही बात प्रथम अमर लोक को आकर्षक बनाती थी। इसमें जन्मे साधकों के पास मार्शल हाइनेस लोक की साधना थी और उनकी साधना दर अन्य अमर लोकों के लोगों से कहीं अधिक थी। रणवीर ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि जब भी ये लोग प्रथम अमर लोक से बाहर निकलते थे तो किसी अज्ञात नियम के तहत उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। वे अपनी साधना का केवल आधा ही अन्य अमर लोकों में उपयोग कर सकते थे। सर्वोच्च परिवर्तनकारी लोकों में कई गुट थे, इसलिए गुटों के बीच लड़ाइयां होना आम बात थी। लोगों को अक्सर शहर बदलने पड़ते थे। बदकिस्मत लोग बीच में फंसकर मर भी जाते थे। ये बात है। रणवीर रुक गया। वह एक झील के सामने खड़ा था। हालांकि झील पानी से भरी नहीं थी, बल्कि एक लाल सुनहरी लौ और एक हल्की नीली लौ जोर जोर से जल रही थी। कभी कभी झील से ड्रैगन और फीनिक्स की भ्रामक आकृतियां उठती रहती थीं। इस जगह को ड्रैगन फीनिक्स अग्नि झील कहा जाता था। आकाशीय ताइहुआन संप्रदाय के अद्वितीय शासकों ने इस पर कब्जा करने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। इसकी सुरक्षा व्यवस्था अद्भुत थी, यहाँ तक कि सर्वोच्च अद्वितीय शासकों को भी इसमें प्रवेश करने में कठिनाई होती थी। दीवारों पर उकेरी गई प्राचीन संरचनाओं के साथ ये झील के नीचे के लोगों की सुरक्षा की गारंटी देता था, जब तक कि उन पर 9 स्वर्गों के शिखर द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता था। वरिष्ठ, मैं
रणवीर, आपसे मिलने आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं झील में कैसे प्रवेश कर सकती हूँ? रणवीर ने अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। हालांकि कुछ देर बाद झील से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने बैज से एक और विचार प्रेषित किया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। 100 सांसें लेने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। रणवीर ने थोड़ा सा मुंह बनाया। आखिरकार उसने कहा, मुझे माफ कर दो। जैसे ही वह झील में उतरा, उसकी आंखें सफेद लपटों में बदल गईं। एक भयानक दृश्य सामने आया। झील की लपटें ऐसे पीछे हट गईं जैसे चींटियां किसी दानव से टकरा गई हों। रणवीर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह झील के तल पर 10 झांग से भी ज्यादा ऊंचे एक विशाल द्वार पर पहुंच गया। द्वार रूनों से ढका हुआ था जो पूरी झील में विलीन हो गए थे। गेट के पीछे एक व्यक्ति खड़ा था जो रणवीर को रुकते देख मुस्कुराया। ड्रैगन और फीनिक्स की लपटें उसे रोकने में विफल हो सकती हैं, लेकिन वह इस गेट को पार नहीं कर सकता। वह अमरों का उत्तराधिकारी और संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली, असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं उससे कोई संबंध नहीं रखूंगा। मैं उसे इतनी आसानी से यह जगह नहीं हथियाने दूंगा। आकृति के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी 8 प्राचीन तलवारें लिए खड़ा था। उस आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम इतनी भी क्यों परेशान हो? अपनी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए रणवीर का इस जगह पर कब्जा करना उचित ही है। आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर भी उसके हाव भाव से स्पष्टतः कुछ और ही कहा जा रहा था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।